खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, पाटलिपुत्र का रण देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। अब चुनाव प्रचार के जरिए वोटरों को साधने की कवायद शुरू हो गई है। इसी कड़ी में पीएम मोदी का भी बिहार में चुनावी रैलियों का कार्यक्रम तय हो गया है। पीएम मोदी बिहार में 12 चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। ये चुनावी रैलियां 4 चरणों में होंगी। पीएम सासाराम, गया, भागलपुर में 23 अक्टूबर को रैली करेंगे। इसके बाद 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में पीएम मोदी की चुनावी सभा होगी। इसके बाद 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर में चुनावी रैली है। पीएम का चौथा बिहार दौरा 3 नवंबर को होगा, जब पीएम मोदी पश्चिमी चंपारण, सहरसा और अररिया में जनसभा करने वाले हैं। तो बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने इसकी जानकारी दी है। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने बताया है कि पीएम मोदी की चुनावी रैलियों के दौरान सीएम नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद रहेंगे। जहां सीएम नीतीश नहीं होंगे, वहां जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ हम और वीआईपी के भी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जी बिहार में 12 रैलियां करेंगे। इसमें सबसे पहले 23 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी सासाराम में पहली रैली करेंगे, गया में दूसरी रैली करेंगे और भागलपुर में तीसरी रैली करेंगे। उसके बाद 28 तारीख को प्रधानमंत्री जी का फिर समय हमें प्राप्त हुआ है। 28 तारीख को प्रधानमंत्री जी दरभंगा में पहली रैली करेंगे, मुजफ्फरपुर में दूसरी रैली करेंगे और पटना में तीसरी रैली करेंगे। वहीं आज बिहार की राजधानी पटना में एनडीए की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एनडीए सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नीतीश सरकार के कामकाजों को गिनाया। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार की सोच के केंद्र में बिहार का विकास है। अब तक काफी काम किया जा चुका है और आगे भी तेजी से काम किया जाना बाकी है। तो रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज बिहार में हर गांव में पानी और बिजली है। राजधानी पटना से बिहार के किसी भी कोने में 5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। मोदी सरकार बिहार में ऑप्टिकल फाइबर योजना को हर गांव तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है, जबकि विपक्ष विकास में भी सिर्फ खामियां ही तलाश रहा है। जबकि सच यह है कि आरजेडी की विरासत में लूट और भ्रष्टाचार है। हमारी सोच के केंद्र में है बिहार का विकास। काफी काम किया है, आगे और तेजी से करेंगे। दूसरी ओर लोकतंत्र के नाम पर निजी और सार्वजनिक के फर्क को समाप्त किया जा रहा है। The distinction between the personal and the public is being completely relegated. एक और हम नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार सरकार के द्वारा किए गए काम की चर्चा करते हैं। काम स्पष्ट है। आज पटना से बिहार में कहीं भी आप 5 घंटे में पहुंच सकते हैं, 6 घंटे में सड़कें बनी हैं। काम स्पष्ट है। हर गांव में बिजली गई है, पानी जा रहा है। और आपने सुना होगा, अब बिहार के हर गांव में हम आने वाले 6 महीने में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा रहे हैं, देश के आईटी मंत्रालय के द्वारा। 45,000 गांव में हम ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा रहे हैं। 1,000 करोड़ रुपए की योजना है जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था, याद होगा आपको, 15 अगस्त के भाषण से, कि देश के 6 लाख गांव में हम ऑप्टिकल फाइबर ले जाएंगे। उसकी शुरुआत बिहार से हो रही है। आरजेडी के कार्यालय से भी गुजरा, बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे। मैंने आंखें को खोल खोल के विरासत की तस्वीर को खोजने की कोशिश की, वो दिखाई नहीं पड़ा। ये शर्मिंदगी क्यों है भाई? क्या मतलब है इसका? कारण स्पष्ट है कि विरासत की याद दिलाएंगे तो खौफ की याद आएगी, अपहरण की याद आएगी, लूट की याद आएगी और भ्रष्टाचार की याद आएगी। लेकिन क्या तस्वीर छुपाकर आप अपनी विरासत को भूल सकते हैं क्या?
तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एलजेपी ने एनडीए से गठबंधन खत्म कर लिया और अब ये मुद्दा वोटिंग से पहले सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक बार फिर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि एनडीए में सिर्फ 4 पार्टियां हैं और कई लोग बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि चिराग पासवान ने बिहार में एक अलग रास्ता चुना है। वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हमारी कोई बी या सी टीम नहीं है और एलजेपी सिर्फ वोट कटवा पार्टी के तौर पर ही वोट हासिल कर पाएगी। पासवान ने बिहार में अपना अलग रास्ता चुना है, हमसे अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये झूठ बयानबाजी सफल नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की कोई बी, सी, डी कोई टीम नहीं है। हमारी एक ही मजबूत टीम है, बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी। 4 पार्टियों का हमारा गठबंधन एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी एलजेपी और चिराग पासवान पर निशाना साधा। संबित पात्रा ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में जैसे बाकी की पार्टियां अकेले चुनाव लड़ रही हैं, ऐसे ही एलजेपी को भी चुनाव लड़ना चाहिए। उन्हें बीजेपी के कंधे का सहारा नहीं लेना चाहिए। संबित पात्रा ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी सिर्फ वोट कटवा पार्टी ही बनकर रह जाएगी। वहीं महागठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी के नेतृत्व में बना महागठबंधन अपवित्र है, इसलिए वोटर उन्हें वोट नहीं देगा। तो आपको बता दें कि एलजेपी को बीजेपी के कंधे का सहारा नहीं लेना चाहिए, ऐसा बयान संबित पात्रा ने दिया है। संबित पात्रा ने साफ तौर पर एलजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपना रास्ता खुद चुना है, तो उन्हें अब उस पर अडिग रहते हुए जैसे कि बाकी की पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, वैसे ही चिराग पासवान को भी चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि बीजेपी का सहारा लेकर चिराग पासवान को बीजेपी के बड़े नेताओं का नाम लेना चाहिए। बंधुओं, बिहार में अनेक पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं जो हमारे पार्टी से भी अलग हैं। अकेले अकेले छोटे छोटे पार्टियां चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में एलजेपी को किसी भी और कंधे पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अकेले अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें भी स्पष्टतः अकेले इसी प्रकार जिस प्रकार वो चुनाव लड़ रहे हैं, इसको सामने रखना चाहिए कि वोट कटवा पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं होता है। और वोट कटवा पार्टी के रूप में आज कहीं ना कहीं एलजेपी बिहार के लोगों के मन में और हिंदुस्तान के जनता के मन में भी घर कर चुकी है कि वो वोट काटना चाहती है और वोट कटवा पार्टी है। आरजेडी के तेजस्वी यादव को मुखौटा बनाकर ये जो माले का गठबंधन है, उग्रवादी माले पार्टी भी उस गठबंधन में शामिल है और कांग्रेस पार्टी भी उसमें शामिल है। तो आज बिहार की जनता और भारत की जनता अपवित्र गठबंधन के नाम से जान रही है, उसके बीच में है। पवित्र गठबंधन वर्सेस अपवित्र गठबंधन, ये सीधे सीधे लड़ाई पवित्रता और अपवित्रता के बीच में है। क्योंकि माले का गठबंधन जहां हो, उग्रवाद का गठबंधन कभी पवित्र नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार का गठबंधन कभी पवित्र नहीं हो सकता है। बिहार में लोकतंत्र, विकास और स्थिरता के लिए ये चुनाव लड़ा जा रहा है। वहीं बिहार में एनडीए से अलग होने के फैसले पर अब एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपनी सफाई दी है। चिराग पासवान ने स्पष्ट किया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे का सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू से अलग होने में कोई कनेक्शन नहीं है। 37 साल के चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि सीएम नीतीश कुमार ने एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान से गलत व्यवहार किया। जब पिछले साल उन्होंने उनसे मुलाकात की थी और राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उनका साथ देने को कहा था। चिराग पासवान ने कहा कि तब नीतीश कुमार मजाकिया टिप्पणी करते हुए नजर आए थे कि रामविलास पासवान बिना जेडीयू के समर्थन के राज्यसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास केवल 2 विधायक थे। चिराग ने आगे कहा कि नीतीश कुमार को याद रखना चाहिए कि उनके पिता को तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राज्यसभा सीट देने का वादा किया था। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि आम चुनाव के दौरान नीतीश कुमार की पार्टी ने एलजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया था। तो सीएम नीतीश से कड़वाहट को लेकर चिराग पासवान ने बयान दिया है।
नीतीश कुमार ने पिता का अपमान किया था, ऐसा चिराग पासवान का कहना है। तो 2019 के चुनाव में भी नीतीश कुमार ने एलजेपी को धोखा दिया, ये तमाम बातें चिराग पासवान ने की। तो चिराग पासवान का साफ तौर पर कहना है कि पिता के साथ गलत व्यवहार के चलते ही उन्होंने अलग रास्ता चुना है। तो नीतीश कुमार ने उनके पिता का अपमान किया था। 2019 के चुनाव में भी नीतीश कुमार ने एलजेपी को धोखा दिया था, जिसके बाद चिराग पासवान ने यह फैसला लिया है, ऐसा चिराग पासवान का कहना है। तो नीतीश कुमार को नापसंद करने की वजह का खुलासा चिराग पासवान ने किया है। साथ ही साथ एलजेपी ने जो अपना अलग रास्ता चुना है उसको लेकर भी चिराग पासवान ने बड़ा खुलासा यहां पर किया है। तो खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ भाई अरुण कुमार जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं वो सीधा जुड़ गए हैं। भाई अरुण कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा, जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो कमर कसती हुई यहां पर नजर आ रही हैं, और एनडीए की अगर बात करें तो यहां पर अपना रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने उन्होंने पेश किया है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, नीतीश कुमार जी का रिपोर्ट कार्ड जो है एकदम का पुलिंदा, और ये लोग पूरी तरीके से तेजस्वी यादव की घोषणाओं से गड़बड़ा गए हैं, जिसके कारण प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां करने के लिए आतुर हैं जी। यहाँ बिहार का स्थिति बहुत ही बुरा है। किस आधार पर नीतीश कुमार वोट मांगने जा रहे हैं, ये तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने जो दिखा रहा था, क्या सिर्फ सड़क बना देने से विकास हो गई? आज आप देखिए, कोरोना की मार जो बिहार में आई जी, तो एक भी हॉस्पिटल था क्या जो इलाज लायक है? बिहार सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरनी चाहिए, क्योंकि उनके हॉस्पिटल पानी में डूबे हुए थे। वहां मछलियां तैर रही थी, वहां सांप तैर रहे थे, और ये कहते हैं विकास हुआ। शिक्षा का क्षेत्र में चले आइए, क्या विकास हुआ? यहाँ का प्राइमरी शिक्षा से लेकर करके उच्च शिक्षा तक आप जा करके देखिए, समझिए, उच्च कॉलेजों में प्रोफेसर नहीं है जो कि पढ़ाई कर सके। और नीचे का हाल तो ये है कि जो भी इन्होंने बहालियां करवाई है वो खुदा भगवान भरोसे ही है। कोई ये एक भी अस्थायी टीचर को इन्होंने बहाल नहीं किया। लालू यादव के रीजन में बीपीएससी के द्वारा चयनित शिक्षक को जो शिक्षा विभाग के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया था, वही शिक्षक आज शिक्षा के क्षेत्र में लाज बचाए हुए हैं। नहीं तो नीतीश कुमार तो शिक्षा को चौपट कर दिया और प्राइवेटाइजेशन को कर दिया। लोग सरकारी विद्यालय को छोड़ करके प्राइवेट विद्यालय में जाना चाह रहे हैं। एक रिक्शा वाला का बेटा भी सोच रहा है कि सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े, आप कहते हैं कि मैं शिक्षा। क्या किया नीतीश कुमार जी ने? ये जो कोरोना में लोग आ रहे थे, प्रवासी मजदूर जिसको कह रहे थे लोग, तो उनको न ठहरने की व्यवस्था की गई, न खाने की व्यवस्था की गई। कोई भी व्यवस्था बिहार सरकार ने नहीं की। हर एक स्तर पर बिहार सरकार फेल रही। बिहार सरकार को तो वोट मांगने का अधिकार नहीं है। खुद नीतीश कुमार भी नहीं निकले। चलिए, तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो तमाम राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी कमर कस ली है। लगातार प्रचार प्रसार भी देखने को मिल रहा है। अलग अलग पार्टियां जनता के बीच में पहुंचकर अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं। और ब्रेक से पहले हमने भाई अरुण कुमार जो कि आरजेडी के प्रवक्ता थे उनसे चर्चा की थी, और अब राहुल आनंद जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। राहुल आनंद जी, जिस तरीके से आज एनडीए ने अपना जो रिपोर्ट कार्ड यहां पर जनता के सामने रखा है, क्या अहमियत है उसकी, और आने वाले चुनाव में उसका क्या असर देखने को मिलेगा? मैं आपसे कहना चाहूंगा जी कि जब हमारे घर में कोई बच्चा स्कूल में एग्जाम देता है जी,
10th का एग्जाम देता है, 12th का एग्जाम देता है, तो उसने अब तक क्या तैयारी की, क्या पढ़ाई किया, उसका रिपोर्ट कार्ड सारी बातों की जानकारी देता है। ठीक उसी प्रकार हमने जो आज बीजेपी और जेडीयू और साथ में 2 अन्य पार्टियों ने मिलकर जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है, उसकी मुख्य बातें हैं। पहला कि अब हमें विकास के नाम पे वोट मिलता है। दूसरा कि 2005 के पहले की जो सरकार थी, नीतीश कुमार ने जब एनडीए के साथ जब 2005 में जब सरकार बनी तो माइनस से हम लोगों ने शुरू किया विकास को, जिसको पटरी पे लाते लाते हमें 15 साल का वक्त लगा। साथ ही पहले बातें होती थी कि बिहार में क्या हो रहा है, अब बातें होती है कि बिहार में विकास कितना हो रहा है, बिहार में क्या क्या विकास हुआ है, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ये कॉलेज क्यों नहीं आए, अब ऐसी बातें होती हैं। तो हमने सोचने का तरीका भी बदल दिया है। कम से कम लोकाचार में विमर्श, काम और विकास पर हो रही है चर्चा। यही नीतीश बाबू की जीत है, एनडीए की नीतियों की जीत है। आज भी यही यकीन है कि जनता का विश्वास सुशासन पर है और जातिगत राजनीति पर नहीं। बिहार एक ऐसे पैदान पे खड़ा है जहां असीम संभावनाएं हैं और हमने रिपोर्ट कार्ड में इस बात को दर्शाया है कि आने वाले समय में कि बिहार किस प्रकार से अपने स्वर्णिम इतिहास को लिखेगा। हमने ये भी दर्शाया है कि हमने कितना रोजगार दिया, हमने मजदूरों को और गारंटी रोजगार कितना दिया। जी राहुल जी नीतियों की आपने यहाँ पर बात की है, लेकिन विपक्ष की अगर बात करें तो वो लगातार नीतियों पर ही सवाल खड़े कर रहा है। उसका साफ तौर पर कहना है कि जो एनडीए की नीति है वही ठीक नहीं है। देखिए, जिनको विकास पसंद नहीं है वो तो इस प्रकार की चर्चा करेंगे ही, और हमारे सामने जो विपक्ष है वो खुद घोटालों पे टिकी हुई है। इनको तो अपने आरजेडी सुप्रीमो का तस्वीर तक लगाना अच्छा नहीं लगता है जब वोट मांगने जा रहे हैं तो। और जिस प्रकार से इनके ऊपर आरोप लगे हैं, घोटालोबाज की सरकार रही है। आपने देखा होगा कि हमने जब 1.5 साल का मौका दिया था उसमें भी इन्होंने बहुत सारे घोटाले किए। तेज प्रताप तेजस्वी प्रसाद जी को कैसे विकास अच्छा लगेगा। तो राहुल जी से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर एनडीए ने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख दिया है और साफ तौर पर अपनी जितनी भी उपलब्धियां हैं, सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो भी जनता के सामने रखी हैं। बढ़ते हैं आगे। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले फेज की वोटिंग 28 अक्टूबर को है, लेकिन उससे पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। लालू के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है जिसमें सीएम नीतीश की नीयत पर सवाल खड़ा करते हुए धोखा देने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि अब तो वो नेता भी नहीं लगते हैं। लालू यादव ने ट्वीट में लिखा, कुर्सी की लालच में नीतीश कुमार ने बिहार को गर्त में पहुंचा दिया है। साल 2010 के चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद सहयोगी दल के साथ विश्वासघात किया और 2015 में आरजेडी के दम पर जीतने के बाद पीठ में छुरा घोंपा। ट्वीट में लिखा गया है कि नीतीश की कोई नीति, नियम और नियत नहीं है। अब तो ये नेता भी नहीं रहे। इतना ही नहीं, लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी नीतीश सरकार में बढ़ते अपराध को लेकर हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि नाम मत लो उनका, नीतीश बीजेपी ने 34 अनाथ बच्चियों के बलात्कारियों और उनके संरक्षकों को टिकट से नवाजा है। इनके राक्षस राज में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। ट्वीट में लिखा गया है कि हर 4 घंटे में दुष्कर्म की घटना होती है। बिहार को इन्होंने बलात्कार प्रदेश बना दिया है। एनसीआरबी के आंकड़े इसके गवाह हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।